वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ताकि आप इनको एग्ज़ाम में अपने लफ्ज़ों में भी बनाकर लिख सको। फिर उसके बाद अब तक एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, जो जो रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में भी वो क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी एग्ज़ाम की 100% तैयारी होगी। तो सबक नंबर 5 है, हमें किताबों और कब्रों से क्या मालूमात हासिल होती है। यानी कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे कि कदीम ज़माने की जो किताबें हैं और जो कब्रें हैं, उनको कब्रों को आसार कदीमिया खोल लेते हैं, तो उनसे जो जो मालूमात हासिल होती है वो सब बातें आपको इस चैप्टर के अंदर बताई गई हैं। तो सवाल नंबर 1 के अंदर आपको मिलान करना है। सूक्त क्या होता है? अच्छी तरह बोला गया। रथ है, जंग में इस्तेमाल किया जाता था रथ, तांगा। यज्ञ यानी कि कुर्बानी देना। दास होते थे गुलाम। वसी पत्थर का मतलब है सचाए गए पत्थर। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जुमलों को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि देश गुलामों का इस्तेमाल किया जाता था। तो कदीम ज़माने में अपनी ख्वाहिशों के कामों के लिए ग़ुलामों यानी कि नौकरों का इस्तेमाल किया जाता था, पर ये जो ग़ुलाम होते थे इन्हें ख़रीदा जाता था। ये ग़ुलाम हमेशा आका के पास ही रहते थे, इनकी सारी ग़ुलामी करते थे, पैसों से ख़रीदा जाता था यानी कि इंसानों को, और फिर उन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया जाता था। देश में वसी पत्थर पाए जाते थे, तो जनूबी हिंदुस्तान और कश्मीर में वसी पत्थर पाए जाते थे। पोर्ट होल का इस्तेमाल कब्रों के लिए होता था। नेक्स्ट है, इनाम गांव के लोग गेहूं, जौ, चावल और जानवर का गोश्त खाते थे। याद रखे हुए कि इनाम गांव के लोग क्या क्या खाते थे? गेहूं, जौ, चावल और जानवरों का गोश्त खाते थे। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 3 है, आजकल जो किताबें हम पढ़ते हैं वो ऋग्वेद से किस तरह मुख्तलिफ हैं। तो आजकल की किताबें और ऋग्वेद की किताबों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि वो पहली बात तो ये है कि ऋग्वेद संस्कृत के अंदर लिखी गई है। तो एग्ज़ाम में आप क्या लिखोगे कि आज की किताबें खूबसूरत रस्मुल ख़त और बेहतर तर्ज पर छपी हैं। ये किताबें कई रस्मुल ख़त और ज़बानों में शाया होती हैं, और जो ऋग्वेद है वो दरख्तों की छाल और ताड़ की पत्तों पर तहरीर की गई है। इसकी ज़बान संस्कृत है। इसमें सिर्फ तारीख़, मज़हब, समाजियत, आयुर्वेद, जोग्राफिया वगैरह का तस्करा किया गया है ऋग्वेद के अंदर। और आजकल की किताबों के अंदर तो अपार नॉलेज है, और उनको समझने के लिए बहुत आसान तरीके से भी उसको समझाया गया है। हर लैंग्वेज के अंदर आपको किताबें मिल जाती हैं, और ऋग्वेद तो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। सवाल 4, माहिरीन आसार कदीमिया कब्रों में मदफून यानी कि कब्रों में दफन लोगों के दरमियान समाजी फ़र्क का तयन कैसे करते थे। तो क्या देखकर अंदाज़ा लगाते थे माहिरीन आसार कदीमिया? माहिरीन आसार कदीमिया कौन है, हर चैप्टर में बताती हूँ। जो कि कदीम ज़माने से संबंधित ज्ञान रखते हैं, हिस्ट्री से संबंधित सारी नॉलेज रखते हैं, उन्हें माहिरीन आसार कदीमिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माहिरीन आसार कदीमिया कब्रों में दफन लोगों के दरमियान समाजी फ़र्क का तयन कैसे करते थे, कैसे अंदाज़ा लगाते थे। तो कुछ कब्रों के ऊपर छोटे पत्थर खड़े किए गए हैं, जिनसे समाज के कमतर दर्जे के लोगों की कब्रों की मालूमात होती है। और कुछ कब्रों में सोने के मन के चूड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, जिसे देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये आला तबके का पता चलता है। जिन कब्रों में खाने पीने की अशिया और जेवरात कम मिलते हैं, इन्हें गरीब लोगों की कब्रें माना गया है। अगला सवाल है, एक बादशाह की ज़िंदगी कनीज़ या ग़ुलाम की ज़िंदगी से कैसे मुख्तलिफ होती है। यानी कि एक बादशाह की ज़िंदगी नौकर की ज़िंदगी से किस तरह डिफरेंट होती है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बादशाह ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते हैं, और गरीब लोग तो गरीबी में ही ज़िंदगी बिताते हैं। तो इसके लिए एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि ऋग्वेद में काम करने के मुताबिक ही लोगों को नाम दिया जाता था। ग़ुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती थी, और ना वे अपने तौर तरीक़ों से ज़िंदगी गुजार सकता था, क्योंकि वो गरीब होते थे। ऋग्वेद के एक बयान के मुताबिक बादशाह जंग करते थे और लोगों को ग़ुलाम बनाते थे।
बादशाह की ज़िंदगी हुक्मरानी करते हुए बीतती थी, यानी कि बादशाहत करते हुए बीतती थी। अब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। देखो, वैसे तो ये 1 वर्ड के हैं, मगर एग्ज़ाम में आप इसी नॉलेज से, इसी 1 वर्ड के आंसर से आंसर को, कई आंसर्स को मिलाकर बड़ा आंसर भी लिख सकते हो। तो एक बार ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 1, ऋग्वेद के कुछ हिस्सों की तसनीफ़ कितनी पुरानी है, यानी कि ऋग्वेद के कुछ हिस्सों की जो लिखावट है वो कितने साल पुरानी है? तो 4000 साल पुरानी है। ऋग्वेद की तसनीफ़ को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद की तसनीफ़ को सूक्त कहते हैं। तसनीफ़ यानी कि उसकी लिखावट को, उसके लेख को। ऋग्वेद के कुछ कबीलों के नाम बताने हैं। तो प्रो, भरत, यद, अनवह वगैरह। प्रो, भरत, यद, अनवह वगैरह। अगला सवाल है, इनाम गांव कहाँ पर वाक़ है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में वाक़ है। इनाम गांव की क्या खासूसियत है, यानी कि क्या खासियत है? तो ये गांव आज से 3600 से 2700 साल पहले तरक्की पजीर हुआ था। 900 साल में यहाँ बेशुमार तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। यहाँ के बाशिंदे कौन सी ज़बान बोलते थे, ये मालूम नहीं हो सका कि इनाम गांव के लोग कौन सी ज़बान बोलते थे। अगला सवाल है, इनाम गांव के लोग ग़िज़ा के तौर पर क्या खाते थे? तो ये लोग गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज खाते थे। इनाम गांव के लोगों के पालतू जानवर कौन थे? तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा और खच्चर वगैरह इनाम गांव के लोगों के पालतू जानवर थे। इनाम गांव के घर कैसे हुआ करते थे? तो इनाम गांव के ज़्यादातर मकान मुस्ततिल नुमा होते थे। लकड़ी की एक जाली जिस पर मिट्टी लगी होती थी कमरों को तकसीम करती थी, यानी कि डिवाइड करती थी। अगला सवाल है, इनाम गांव के मकानों की छतें कैसी होती थीं? तो इन मकानों की दीवारें नीची और छतें मखरूती होती थीं। अब देखो, एग्ज़ाम के अंदर अगर इनाम गांव के घर कैसे होते थे, ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 4 नंबर में आ जाएगा। तो आप इसके लिए इन दोनों आंसर्स को मिलाकर लिख दोगे। इसके अलावा आप इस समाज से रिलेटेड बातों को भी इसी के अंदर चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर आपको जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगला सवाल है, इनाम गांव का समाज कैसा था? तो माहिरीन आसार कदीमिया बताते हैं कि इनाम गांव में शायद समाज कबीलों में रहता था जो एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे। अगला सवाल है, वेद कब लिखे गए थे? तो वेदों की तसनीफ 3500 साल पहले ऋषि मुनियों ने की थी, ऋषि मुनियों ने लिखा था। ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है, यानी कि कितने पार्ट्स हैं, कितने पैराग्राफ हैं? तो 1000 से ज़्यादा श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद कब और कहाँ मिले? तो कश्मीर में तकरीबन 150 साल पहले मिले थे। ऋग्वेद में रथ इतने अहम क्यों माने जाते थे? जवाब होगा, जंग करने और नकलो हमल यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल करने की वजह से ऋग्वेद में रथ की इतनी अहमियत दी गई थी, क्योंकि उस ज़माने में गाड़ियों वगैरह का इजाद नहीं हुआ था। अगला सवाल है, ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था कदीम ज़माने में? तो पुरोहित कहा जाता था। अजीम पत्थर क्या थे? तो पत्थरों के अजीम टुकड़े जो कब्रों की तरफ इशारा करते थे वो अजीम पत्थर कहलाते थे। चर्क नाम के कदीम मालिज के मुताबिक इंसान के जिस्म में हड्डियों की तादाद कितनी है? तो चर्क एक किताब का नाम है जिसमें इंसान की हड्डियों की तादाद इंसान के जिस्म में हड्डियों की तादाद 360 बताई गई है। अगला सवाल है, चर्क संहिता कब लिखी गई? तो आज से तकरीबन 2000 साल पहले लिखी गई। तहरीर करने के फ़न की इब्तिदा कब और कहाँ हुई? तो 3500 साल पहले चीन में हुई थी, यानी कि लेख लिखने की। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इनमें से 15 सूक्तों की तसनीफ़ ख्वातीन के ज़रिए की गई है। अब देखो, ऋग्वेद से जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको 1 वर्ड में समझाए हैं, अगर 4 नंबर में आते हैं तो ऋग्वेद के सारे ही आप 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर एक ही आंसर के अंदर लिख दोगे, तो इससे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कौन सी नदियों का जिक्र किया गया है?
तो सप्त, सिंध, सरस्वती, गंगा, जमुना, शतोत्री वगैरह का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद की लड़ाई की क्या खसूसियत है? तो इस लड़ाई में रथ का इस्तेमाल किया जाता था। लड़ाई इंसान, पानी, मवेशी, ज़मीन और कभी कभी औरतों के लिए लड़ी जाती थी। लड़ाई में पकड़े गए लोगों से काम कराया जाता था, उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। अगला सवाल है, ऋग्वेद क्या है, बयान कीजिए। तो वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद है। इसके कुछ हिस्सों की तस्नीफ 4000 साल पहले हुई थी, यानी कि इसके कुछ हिस्से 4000 साल पहले लिखे गए थे। इसकी तस्नीफ सूक्त कहलाती है, यानी कि इसकी जो लिखावट है वो सूक्त कहलाती है, अलग अलग पैराज में लिखी हुई, जिसका मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। ऋग्वेद के ज़्यादातर सूक्त मर्दों ने लिखे हैं, कुछ औरतों ने भी लिखे हैं। यज्ञ के दौरान ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ा जाता है। जब कोई हिंदू यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उस दौरान ऋग्वेद के ही मंत्र पढ़े जाते हैं। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना।